हाँ जी बच्चों, आज कल जहाँ पे छोड़ा था वहीं से पकड़ते हैं। हमने कुछ टर्म्स डिफ़ाइन करने की बात करी थी, जिसमें हमने ग्राउंड स्टेट को डिफ़ाइन किया था, हमने एक्साइटेड स्टेट को डिफ़ाइन किया था। तो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। n=1 है, ठीक है। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी लेवल या लोएस्ट एनर्जी लेवल, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो चलो, जब हम यहाँ पे ये सब कर ही रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको GS लिख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हो गई और ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से देख लेते हैं, है ना। ये तो तुम्हारा सीधे इन्फिनिटी बाहर चला गया अभी इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक है। तो इसमें दो तीन और टर्म्स हैं, हम थोड़ा बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब इन डेप्थ करते हैं और इनको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये तो थर्ड है इनफैक्ट, क्योंकि कल हम GS और ES दोनों के दोनों डिफाइन कर चुके हैं। गॉट इट? आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सिंपल सी बात है, आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन कैसे किया जाता है। अगर ग्राउंड स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन को हम सीधे n=∞ तक ले जाएं, ग्राउंड स्टेट से n=∞ तक ले जाएं, तो उस एनर्जी के लिए उस ट्रांजिशन के लिए जो चेंज ऑफ एनर्जी होगा, या इस ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। भाई लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो दैट डेल्टा ई आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा ई, और ये डेल्टा ई किसके इक्वल होगा? हमने अभी देखा, ये हाइड्रोजन की बात हो रही है, सब जो भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, ठीक है जी। 13.6 Z², ये हमने कल देखा था 1/, जिससे जा रहा है जो छोटा वाला है वो विच इज़ 1² माइनस, और जहाँ पे जा रहा है यहाँ पे क्या है वो इन्फिनिटी स्क्वायर। तो तुम देखोगे दिस कम्स आउट टू बी 13.6 Z²। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बोलूँगा तो IE, या यूँ समझ लो, इसको इस तरीके लिख लेंगे हम, IEH विल बी इक्वल टू 13.6, और ये 1 का स्क्वायर 1, ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गया, ठीक है। IEHE प्लस, इसको क्या बोलूँगा 13.6, HE का Z क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 13 4 ज़ा 52 और 6 चौको 24, 54.4, और कल शायद वो 122 पॉइंट आया था। और अगर मैं IE ऑफ Li2+ कर दूं तो ये 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, मिनिमम एनर्जी, देखो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू n=∞, ठीक है। ये तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। ये फिर इसके बाद ये लिख लो, सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर हम इसके कैलकुलेशंस की बात करें तो यहाँ पर n1 = 1 होगा एंड n2 = ∞ होगा। इसी जो कल हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें डाल दो, ट्रांजिशन के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था ना, उसमें डाल दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है? इसमें लिखो एक चीज़, मान लो हम ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, जिसकी बात मैं परसों वाले लेक्चर में कर रहा था, वही बात अभी दोबारा बोल रहा हूँ। 13.6 ये मिनिमम एनर्जी है। अगर इससे ज़्यादा तुम एनर्जी दे दोगे तो भी ये निकल जाएगा, यहाँ कोई क्वांटाइजेशन नहीं है। तुम 13.61 भी दे दो तो भी निकलेगा। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसको दी गई है अपार्ट फ्रॉम दिस 13.6 से ज़्यादा जितनी भी एनर्जी दी गई है, वो रिमेनिंग एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसमें लिख लो, if more than this energy is given, the remaining energy will become the kinetic energy of the electron,
ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अच्छा, याद होगा तुम्हें मैंने एक बार ऐसे कुछ डिफाइन किया था कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को x वोल्ट, ये मान लो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना, और मैं एक इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव प्लेट से x वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट कर दूं, इसके थ्रू पास कर दूं, तो उसकी एनर्जी कितनी जाती है? हमने क्या बोला था? पोटेंशियल एनर्जी। भाई यहाँ पे क्या बताया था ना मैंने कि द पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ओवर हियर। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी उसकी यहाँ पे? Q इंटू वी, ये याद है मैंने बताया था। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q क्या है इसका? E, और ये कितना है? x वोल्ट्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर होगी ना वो बात? तो इसको थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 5 वोल्ट का अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस रखा है और एक इलेक्ट्रॉन को तुम उसके थ्रू पास करा रहे हो, तो द एनर्जी विल बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 10 के थ्रू करा रहे हो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 के थ्रू करा रहे हो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 के थ्रू करवा रहे हो तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर कहीं पर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा देखो, लेट्स से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा देखो, इसका मतलब एक और हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ और किसी के नहीं, इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट कर दिया तो उसको 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगी। या उल्टा भी ट्रू है भाई, अगर मैं कह रहा हूँ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है तो तुम कह दोगे कि जिस वोल्टेज के थ्रू उसको एक्सेलरेट किया गया दैट इज़ 100 वोल्ट। या अगर मान लो ऐसा बोला जाए कि यहाँ पे 100 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इसकी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगी। तो बोथ वेज इट इज़ द सेम। लेकिन इसको देख के तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, अगर ऐसा लिखा है तो हम किसी इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को जब हम 100 वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट कर देंगे तो उसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी। और एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। क्लियर होगी बात? ठीक है, ठीक है जी। तो क्लियर, इस जो मैंने अभी ये बताया ना, इसको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। आगे थोड़ी देर के लिए बताऊंगा क्योंकि ये डी ब्रोगली वेवलेंथ में आएगा काम। ठीक, बस ये समझ लो, किसी भी चार्ज पार्टिकल को, स्पेशली इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड या एक्सेलरेट करने के लिए, है ना, वेलोसिटी प्रदान करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। आजकल तो तुमने सुना होगा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ठीक है, LHC तो बहुत बड़ा है, 26 किलोमीटर्स का उसका डाया है, इतना बड़ा है वो। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को तुम ऐसे घुमा घुमा के उसमें एक्सेलरेट करते हो, उनको हाई वेलोसिटी दे देते हो। ठीक है, और व्हाट हैपेंस देन कि एक पॉइंट पे आके यू लेट दोस कोलाइड। तो कोलिजन वाला पार्ट इज लाइक नॉट व्हाट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट चार्ज पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज कि अगर तुमने एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया तो उसको कुछ एनर्जी मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और वो इलेक्ट्रॉन के केस में एग्जैक्टली इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया E और इसके जितने भी वोल्ट्स हैं, ठीक है, x वोल्ट्स है तो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अगर मान लो मुझे ये बोला जाए कि भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि भाई अगर तुम मुझसे आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछो तो इट विल बी दिस। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी गई है हाइड्रोजन के एटम को, उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन हटा दो, दैट विल बी योर पोटेंशियल। इसी तरीके से अगर मैं IP ऑफ He+ निकालता हूँ तो इट विल बी 54.4 वोल्ट्स, यहाँ पे भी वोल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफाइन कैसे होता है वो लिख लो। आयनाइजेशन पोटेंशियल IP, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, potential difference required to move an electron from ground state to n equals to infinity। ठीक है, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। कभी कभी इस तरीके से पूछ लेगा तो तुम एनर्जी नहीं दोगे वहाँ पे, तब तुम उसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे। ये तो इसमें इसको तो छोड़ दो, सिंपल ये तीनों चीज़ें लिख लेना। ये H एटम के लिए, He+ के लिए, Li+ के लिए, Li2+ के लिए और Be3+ के लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग विच इज़ कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है वो देखते हैं।
ठीक है जी, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, अब एक्साइटेशन एनर्जी की अगर बात करो तो मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मान लो ये टर्म्स ना यूज़ किए जाते हैं एक्चुअली ना, इन सबको जानना ज़रूरी है। तो भाई जैसे मान लो मैं n इक्वस टू 1 से n इक्वस टू 2 पे गया, तो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट से मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया। ठीक है, मान लो मैं कहता हूँ n इक्वस टू 1 से n इक्वस टू 3 पे गया, तो ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में गया। इसी तरीके से मैं ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे से जाता रहूँगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया, ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में गया, ग्राउंड स्टेट से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में गया। वी कैन डिफाइन इट लाइक दैट। लेकिन इससे एक आसान तरीका है इसको डिफाइन करने का, दैट इज़ कि यहाँ से यहाँ अगर गया 1 से 2 पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक, या अगर वो फर्स्ट से सीधे थर्ड पे गया है, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया है, तो हम कह सकते हैं सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, तो पहले एक्साइटेशन एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। लिखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1 to any other excited state, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6 except for infinity। अगर मान लो n equals to infinity के लिए बोलेगा तब ये एक्साइटेशन एनर्जी नहीं होगी, तब ये आयनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी, है ना। हमने यहाँ से सीधे e equals to infinity तक कर दिया। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इन जनरल कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर n2 जो है वो एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, इतना क्लियर है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ई है। अगर मैं ई को डिफाइन करना चाहूँ एक्साइटेशन एनर्जी को, तो दैट डेल्टा ई विल बी इक्वल टू, सिंपली इसी तरीके से फॉर्मूला आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर मान लो, और यहाँ पर n जो है दैट इज इक्वल टू n2। ठीक है, तो n इज इक्वल टू n2। तो तुम अगर यहाँ पे देखोगे तो ये फॉर्मूला अब इस तरीके का हो जाएगा, 1 - 1/n स्क्वायर वेयर n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्लियर होगी ये बात। तो दैट इज़ योर फॉर्मूला। अगर तुम चाहो तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज दी आयनाइजेशन एनर्जी। ये आएगा 1 - 1/n स्क्वायर। ये इस तरीके से भी लिख सकते हो तुम इसको। n अगेन वही है 2, 3, 4, 5, 6। गॉट इट। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे हाइड्रोजन की ही बात के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर लेते हैं। अब ये सारी की सारी हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग ही बताऊँगा, जो भी बताऊँगा। ठीक है, ये सब हाइड्रोजन के बारे में ही बताया जाएगा। ठीक, तो अगर मान लो मैं कहता हूँ n इक्वल्स टू 2 है, तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, पहली एक्साइटेशन एक्साइटेड स्टेट में लेके गया 1 से 2। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 2 पे जंप किया है, तो FeV विल बी इक्वल टू 1/1 - 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 3/4 × 10 तो 13.6। दिस विल बी इक्वल टू 10.2। ठीक है, तो क्लियर हुई है बात। सिंपली अगर तुम
ये समझ में आ गया ना, सिंपल सी बात है भाई, 1 से 2 के बीच में हो रहा है। अगर n इक्वल्स टू 3 है तो यहाँ पे जो तुम्हारा जंप हो रही है वो 1 से 3 में हो रही है, ठीक है। तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी वो। उसको कैसे बोलेंगे भाई, 1 माइनस 1/2, सॉरी 2 नहीं, 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा, 1/9, 8/9 आ जाएगा। तो कितना आएगा ये, 13.6 इंटू 8/9, ठीक है। ये निकाल लो। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी की बात करूं तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 13.6 इंटू 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये 1/16 होगा तो 15/16 हो जाएगा, 13.6 इंटू, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्साइटेशन एनर्जीज तुम कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर इन्हीं चीज़ों को, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Li2+ आयन, ठीक है। ये सब ब्लू बहुत ज़्यादा हो गया, अभी ब्लू को थोड़ा कम यूज़ करेंगे, ब्लैक करते हैं थोड़ा यूज़। हाँ जी, तो कहाँ थे हम, हाँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर तुमसे मैं कहूँ दैट FEE फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Li2+, ठीक है, Li2+ की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक तो तरीका ये है, सिंपल फार्मूला यूज़ कर लो, FEE ऑफ Li2+ इज इक्वल टू 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये कितना आएगा, 9 इंटू 13.6 इंटू 3/4, ठीक है। या तो तुम एक तरीका ये है, या सिंपल क्या है कि तुम इसकी हाइड्रोजन की जो एक्साइटेशन एनर्जी आई थी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, उसको 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो FEE वाला फार्मूला भी लिख सकते हो चाहे तो तुम, FEE अपॉन Li2+ इक्वल्स टू FEE H इंटू Z²। किसका Z², इसका Z² क्या होगा, 3 का स्क्वायर। तो 10.2 इंटू 9, 9 दूनी 18, 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर होगी ये बात, सिंपल है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये यूज़ करना है। इसको इन जनरल कह सकते हो FEE ऑफ लेट्स से Li या A मान लो, मतलब कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दैट विल बी इक्वल टू FEE ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z², ठीक है। Z क्या होगा, A का एटॉमिक नंबर। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से अगर तुम सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि A दैट इज़ FEE इंटू H इंटू Z, सॉरी F नहीं, SEE, ठीक है। इस तरीके से तुम ये फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, अब सेम चीज़ अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा, देन अगेन जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है उसका ई हटा दो तो तुम्हारे पास एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच a free electron must be accelerated from rest such that its kinetic energy becomes equal to excitation energy of the atom, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाता है, ठीक। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक। तो इतना ही है इसमें। बाकी जो भी हमने एक्साइटेशन
एनर्जी में किया वो सब तुम इस पर भी कर सकते हो, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, सेपरेशन एनर्जी, दिस इज़ द फिफ्थ वन। ठीक, सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी क्या हुई वो देखते हैं। अगर तुम n=1 के अलावा किसी और, ऐसे लिखो, रुक जाओ, फिफ्थ, सेपरेशन एनर्जी, अगर तुम n=1 के अलावा किसी और स्टेट से सीधे n=∞ तक लेके जाओ, ठीक है, मान लो तुम्हारा ये केस है, इस तरीके से तुम्हारा केस है, यहाँ पर ये वाला केस है, यहाँ पर ये वाला केस है, यहाँ पर ये वाला केस है, और यहाँ पर लेट्स से ये वाला केस है, और यहाँ पर ये वाला केस है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ पे तुमने क्या किया, n=2 से इन्फिनिटी तक, n=∞ तक ले गए। इस केस में क्या किया, n=3 से n=∞ ले गए। इसमें n=4 से n=∞, n=5 से n=∞, n=6 से n=∞। मतलब अगर तुम ग्राउंड स्टेट के अलावा और किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके चले जाओ, एटम के, या n=∞ तक लेके चले जाओ, तो वो जो एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड योर सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, तो लिखो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड, अच्छा इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, ये लिख लेना, इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो इसमें लिखो energy required to separate the electron, energy required to separate the electron from the atom when it is, from the atom when it is in any excited state, in any excited state, that is other than ground state, that is other than ground state। तो इसमें n1 जो हो गया that can be 2, 3, 4 etc, and n2 जो हो गया that will be equal to infinity। इतना क्लियर हो गया जी ये बात? बस, तो अब क्या करना है, इसको सीधे सीधे फॉर्मूले में डालो। लेट्स से इसको मैं n मान रहा हूँ, है ना, n मान लेते हैं इसको, तो हमारा सेपरेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी इनटू, या अभी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं लिखते, पूरा ही लिख लेते हैं, 13.6 z² इंटू 1/, छोटा यही है ना, तो n² माइनस 1/∞², ये कितना आएगा, ये तो 0 आ जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे 13.6 z² इंटू 1/n²। क्लियर होगी बात? इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, IE/n², IE/n²। गॉट इट? तो इसमें लिख लो फॉर्मूला, ये लिख लो, और या दैट्स इट, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो सिंपल इनफ। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से ना, तो यू नीड टू नो दिस थिंग्स। लिखो आप सेपरेशन पोटेंशियल, सेपरेशन पोटेंशियल भी वही हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो कि रिक्वायर्ड होगा टू इम्पार्ट दी, लाइक लिखवाई देते हैं इसको सीधे, लिखो सेपरेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू मूव, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू n=∞, एनी एक्साइटेड स्टेट टू n=∞। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात? ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, क्वेश्चन में फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल है क्या? ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है किसी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ का, उसने उसका Z नहीं दिया हमको, इट इज़ गिवन एज 15 वोल्ट। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया था कि दोनों चीज़ें का लाइक इंटरचेंजेबल है। अगर तुम्हारे पास 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो तुम उसका FeP क्या कह सकते हो, 15 वोल्ट, और अगर तुम्हें FeP 15 वोल्ट दिया है तो तुम उसकी FeV सिंपल से बोल सकते हो
क्लियर है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में है और किसी के नहीं। अगर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो 15 वोल्ट है, देयरफॉर तो 15 वोल्ट विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अच्छा, और एक्साइटेशन जो होता है वो 1 से, कौन से वाले फर्स्ट है ना, तो 1 से 2 में जाएगा, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, या फिर हम सीधे सीधे इसको 13, चलो ठीक है अभी मैंने ऐसे ही कर लिया, इसको 10.2 डाल सकते थे डायरेक्टली हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 3/4, तो यहाँ क्या जाएगा 15 वोल्ट, ठीक 15 सॉरी वोल्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी है, तो 15 से ये कट गया 5 आ गया और 4 से कर गया तो कितना आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 20 वोल्ट। तो अगर तुम ध्यान से देखो ये क्या बताया था हमने, दिस इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसने एक्चुअली में आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है, उसने जेड पूछा भी नहीं है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी 20 वोल्ट, और उसने सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, हाँ उसने सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर तुम्हें जब ये पता चल गया है इधर क्या आ जाएगा सेकेंड वाले के लिए, ठीक है, ये वाला मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए क्या आ जाएगा भाई, SEP के लिए, SEP के लिए, ठीक है, अपॉन E समझ लो, और ये क्या आ जाएगा 1/1 स्क्वायर अपॉन सेकेंड वाला ये हुआ ना 3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 13, तो इसकी जगह 20 लिख लो अपॉन E इंटू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, हाँ, अपॉन 8/9 समझ लो, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 160 अपॉन 9 वोल्ट्स आ जाएगा ये आंसर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। या ऐसा करो पहले तुम SEE निकाल लो, तब तुम्हारे लिए समझना ज़्यादा आसान। पहले तुम SEE निकाल लो, SEE में यही फॉर्मूला आएगा, इसकी जगह तो तुम 20 रख लोगे, इसकी जगह क्या आएगा 8/9, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, तो SEP क्या आ जाएगा 60/9 वोल्ट, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ H लाइक सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू SEE, ठीक है, एक क्वेश्चन काफ़ी हो गए इसमें, आई गेस इनफ ऑफ देम, ठीक है। तो चलो जी अब आगे बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। चलो जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने से पहले स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है, किस किस के लिए होता है, वो समझने की ज़रूरत है। अब तुमको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, है ना, याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, तो हमने उस वक्त क्या देखा था कि दैट स्पेक्ट्रम, उसमें सारी की सारी जितनी भी रेडिएशंस थे दे वर अरेंज्ड इन अ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, ऐसे ही अगर क्योंकि वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में होगा तो फ्रीक्वेंसी के भी डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो तुमने देखा कि हमने स्पेक्ट्रम को एक लाइन में से अलाइन कर दिया, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी समझो, ठीक। अच्छा, दैट वाज एन स्पेक्ट्रम। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम्स जो कि हमारे काम के हैं, विच इज़ एमिशन स्पेक्ट्रम और या एमिशन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा में डिफरेंस क्या है, स्पेक्ट्रम इज सिंगुलर, स्पेक्ट्रा इज प्लूरल, ठीक है। और एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, मैंने ये 2 बात करी थी। तो आज थोड़ा सा और बेसिक्स ले लेते हैं इसके और इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी तुम्हारे सामने मैंने एक
फिगर बनाया है ये तुम बहुत बार पहले भी देख चुके होगे। सामने तुम्हें दिख रहा है कि दिस इज़ अ प्रिज्म, ठीक है, दिस इज़ अ प्रिज्म, ठीक है। और प्रिज्म में तुम देख रहे होगे कि हमने यहाँ पे से एक वाइट लाइट डाली है, ठीक है, दिस इज़ वाइट लाइट। अच्छा, वाइट लाइट क्या होती है? सबको पता है दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? तुम्हारा प्रिज्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है? वायलेट मिलता है, इंडिगो मिलता है, ब्लू मिलता है, ग्रीन मिलता है, येलो मिलता है, ऑरेंज मिलता है और रेड मिलता है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये सारे कलर्स मिल जाते हैं। दिस इज़ योर फोटोग्राफिक प्लेट। भाई फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन, जो भी तुम कहना चाहो, फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन, ठीक है, और स्क्रीन, ये तुम्हारा प्रिज्म हो गया। तो इस तरीके का कुछ होता है। हम क्या करते हैं कि ऐसे वाइट लाइट को इसके थ्रू स्प्लिट कर देते हैं उसके इंडिविजुअल कलर्स में, और वो इंडिविजुअल कलर्स हम एक स्क्रीन में इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस स्क्रीन को ऐसे पलट दूँ, अभी तो ये ऐसा है ना, अगर मैं इसको ऐसे पलट के रखूँ तो क्या मुझे इस तरीके से कुछ दिखेगा? ऐसा कुछ दिखेगा कि मतलब वायलेट से शुरू हुआ, धीमे धीमे कलर चेंज होते, इंडिगो हुआ, फिर कलर चेंज होते, ब्लू हुआ, फिर कलर चेंज होते, ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ऐसा कुछ दिखेगा? ये हमें पता ही है। तो तुम देख रहे हो कि फिर एक एंड से दूसरे एंड तक जितने भी कलर्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं। कोई भी एक वेवलेंथ भी यहाँ से या फिर एक फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से मिसिंग नहीं है ना, मिसिंग नहीं है। गॉट इट? अच्छा, अब तुम अगर ध्यान से देखो तो अगर कोई मिसिंग नहीं है, और इनफैक्ट तुम इसको और ध्यान से देखोगे तो यू विल सी कि कलर्स एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। कब ब्लू से ग्रीन होता है पता नहीं चलता, देयर इज नो क्लियर डिमार्केशन, इट चेंजेस इट्स शेड एंड स्लोली इट बिकम्स ग्रीन एंड देन फ्रॉम ग्रीन इट बिकम्स येलो। तो ये जो चेंजेस इन कलर्स हैं ये भी तुम्हारा ऐसा कंटिन्यूस होता है कि तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एक कलर को दूसरे से, मतलब एक उसकी बाउंड्रीज नहीं सेट कर सकते। तो ऐसे स्पेक्ट्रम्स जो कि, या ऐसे डायग्राम्स में बोलो, ऐसे इसको स्पेक्ट्रोग्राम कहते हैं, ऐसे किसी फोटोग्राफिक प्लेट को जिस पे जो भी लाइट्स हों उनकी फ्रीक्वेंसीज कॉन्टीन्यूअस मैनर में रखी हुई हों, या तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग वेवलेंथ के उसमें रखी हुई हों और कंटिन्यूसली रखी हुई हों, तो ऐसी चीज़ को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम हुआ कि तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे के सारी फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ रखी हुई हैं, पहली चीज़। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी इनके बीच की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ मिसिंग नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ें लिखो, बेसिक डेफिनेशन लिखो और मैं बताता हूँ। लिखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम लिखो या स्पेक्ट्रोस्कोप लिखो। सबसे पहले ये तुम्हारा स्पेक्ट्रोस्कोप हुआ, ठीक है। लिखो स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट, स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to separate radiation of different wavelengths, और फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे सब मिक्स थे, इनको इसने सेपरेट कर दिया, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारी जो दिस फोटोग्राफिक प्लेट है और इस पे जो ऑब्टेन्ड पैटर्न है दैट इज कॉल्ड योर स्पेक्ट्रोग्राम और योर स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो लिखो स्पेक्ट्रोग्राम या स्पेक्ट्रम करके लिखना, उसमें लिखना द पैटर्न और फोटोग्राफ of the emergent radiation recorded on a screen or a film is called spectrogram or spectrum of the radiation। जिस भी रेडिएशन की बात कर रहे हैं उसका स्पेक्ट्रम की बात हो रही है यहाँ पे। गॉट इट? स्पेक्ट्रम ऑफ द रेडिएशन।
ठीक है, उसी में स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट के लिए लिखो, उसी में आगे, व्हेन लाइट इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट इट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो एक दूसरा तरीका हो गया इसको डिफाइन करने का। और इस चीज़ की स्टडी, जो ये पूरी चीज़ की स्टडी है, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो लिख लो उसमें, स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम को पढ़ने वाली जो साइंस है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। नाउ मैं कह रहा हूँ टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम दो तरीके से डिफाइन होता है। कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा बेसिक्स और क्लियर होने चाहिए भाई इसमें। पहला तो जो उसका डिमार्क या टाइप बनता है वो होता है बेस्ड ऑन नेचर, ठीक है जी, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है जी। तो ये सब देखो, बेस्ड ऑन नेचर भाई, या तो वो कंटिन्यूअस हो सकता है जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, या तो वो कंटिन्यूअस हो सकता है जैसे यहाँ पे इस यहाँ की फ्रीक्वेंसी से लेकर वहाँ की फ्रीक्वेंसी के बीच में जितनी फ्रीक्वेंसीज हो सकती थी सब के सब प्रेजेंट है, कोई मिसिंग नहीं है, तो कंटिन्यूअस हो गया। अभी डेफिनेशन सब लिखवा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद देखो नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूअस का है कि भाई इन दोनों के बीच में जो हमारे पास पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम आया है उसमें से अगर एक भी मिसिंग है तो उस स्पेक्ट्रम को हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक होता है लाइन और एक होता है बैंड, ठीक है। लाइन क्या होगा कि एक लाइन हमारे पास, ये लाइन किसकी है, ये वेवलेंथ जो प्रेजेंट है, एक लाइन यहाँ है, फिर एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, तो दो लाइन के बीच में एक बड़ा सा डार्क गैप है ना। तो बिल्कुल ऐसे लाइंस मिल रही हैं हमको, मतलब एक फ्रीक्वेंसी एक लाइन में, ऐसा नहीं है कि एक 10 फ्रीक्वेंसी है उसमें या 50 फ्रीक्वेंसी या 1000 फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ नहीं है। एक फ्रीक्वेंसी की एक लाइन, फिर गैप है डार्क गैप, फिर दूसरी लाइन फ्रीक्वेंसी की एक लाइन, इस तरीके से लाइंस मिल रही हैं। और बैंड वाला क्या होता है, बैंड वाला हमारे पास मतलब एक ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे होगी पहले, तो फिर यहाँ पे डार्क गैप होगा, फिर ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर डार्क गैप, फिर ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से। तो इसको बताएंगे अभी आगे, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन ओरिजिन क्या होता है, बेस्ड ऑन ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार का होता है, एक होता है एमिशन और एक होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी, एब्जॉर्प्शन या एमिशन। ये सबके आगे स्पेक्ट्रम लिख लेना, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ठीक। इनके एग्जांपल्स भी साथ साथ देते चलेंगे। यहाँ पर अगर तुम देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में तुम लिख सकते हो कि इसका एग्जांपल क्या होगा, वाइट लाइट का, ठीक है। वाइट लाइट मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। वाइट लाइट आती कहाँ से, उनके 3-4 सोर्सेज देख लो। सन से आती है एक तो वाइट लाइट, या एलईडी या बल्ब्स होंगे उनसे आती है, या फिर कोई गैस या कोई भी मटेरियल को तुम हीट कर दो बहुत, वहाँ से आएगी, ठीक है। तो या फिर कहीं पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो, मतलब किसी गैस को बहुत लो प्रेशर में अगर तुम रख दो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, वो तुम्हारा वाइट लाइट देता है। एनीवे, चलो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे ये समझ में आ गया ना भाई कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या है, वाई हैव आई रिटन, एक सेकंड रुको, ओके, ठीक है। तो पहले कंटिन्यूस वाले की लिखो, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखो। व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, ये लिखते चलो, उसमें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स सच एज सन, बल्ब और एलईडी, ठीक है, हॉट ग्लोइंग बॉडी, ये 3 बताया मैंने, हॉट ग्लोइंग बॉडी इज पास थ्रू अ स्पेक्ट्रोस्कोप। लाइट, वाइट लाइट के सोर्स कौन कौन से हो गए, वाइट लाइट के सोर्स हो गए सन, बल्ब और एलईडी, एंड हॉट ग्लोइंग बॉडी, ठीक है। तो हॉट ग्लोइंग बॉडी, तो लिखो इसमें इज पास थ्रू अ स्पेक्ट्रोस्कोप,
यहाँ पे ये स्पेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है। देन इट इज ऑब्जर्व दैट then a pattern emerges on the photographic plate, लिखो then a pattern emerges on the photographic plate placed opposite to the prism, ठीक है। It's the white light splits into a pattern of 7 colors. The white light splits into a pattern of 7 colors as shown in the figure. ये फिगर बना लेना भाई दोबारा से, या फिर एक बार ही बना लेना शुरुआत में और इसी को रिफर करते रहना, ठीक है। 7 डिफरेंट कलर्स फ्रॉम वायलेट टू रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। these colors are so continuous that each of them merges into the next one. मैंने क्या बताया था, मर्ज कर जाता ना, merges into the next one, hence it is known as continuous spectrum. Got it? तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा हमेशा नेचुरल सोर्सेज से आएगा, नेचुरल सोर्सेज से जब वो हीट होंगे तब आएगा, नेचुरल सोर्सेज, इसके नीचे लिख लेना नेचुरल सोर्सेज, ठीक है, ठीक है। नाउ डिसकंटिन्यूस का लिखो, डिसकंटिन्यूस की क्या होगी कि भाई डिसकंटिन्यूस में सिंपली है कि एक भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो वो डिसकंटिन्यूस। तो लिखो व्हेन अ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड हैज़ when and a spectrum, और ये डिसकंटिन्यूस के लिए लिखवा रहा हूँ, when a spectrum obtained has at least one frequency या one radiation missing, the spectrum will be called discontinuous spectrum. The spectrum will be called discontinuous spectrum, ठीक है। Discontinuous spectrum is of two types. फर्स्ट लिखो बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। तो अगर बैंड स्पेक्ट्रम हुआ तो वैसे बैंड जो इसमें ऐसे लिख देते हैं साथ में, तुमको पता चलता रहे। देखो कंटिन्यूस जो होता है वो नेचुरल सोर्सेज सब्सटेंसेस से आता है या नेचुरल सोर्सेज से आएगा, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम हमेशा एटम्स का स्पेक्ट्रम बनता है, और ये बैंड वाला जो होता है ये होता है किसका, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अगर मैं एटम्स को हीट करूं और तब मैं उससे निकलती हुई लाइट को ऐसे स्प्लिट कर दूं इस तरीके से, तो जो पैटर्न आएगा वो लाइन होगा। अगर मैं मॉलिक्यूल्स को ही ऐसे हीट कर दूं, उससे उभरता हुआ जो पैटर्न आएगा वो बैंड स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। तो बैंड स्पेक्ट्रम का लिखा, तो बैंड स्पेक्ट्रम के लिए तुम यहाँ पे ये फिगर दोबारा बनाना, या फिर ऐसा कर लेना कि फिगर यही रहने देना और ये बैंड बना देना उसके सामने बगल में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो यू विल गेट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है। ये तुम्हारा कल इनफैक्ट रुक जाओ, इसको ऐसे नहीं करता है, इसको ब्लैक से नहीं बनाते, इसको कलर से बना लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ रहा है, ये कलर है, फिर एक ब्लैक गैप है, फिर एक कलर है, फिर डार्क गैप है, फिर कलर है, डार्क गैप है, फिर कलर है, फिर डार्क गैप है, फिर कलर है, फिर डार्क गैप है, ठीक है। तो ये बैंड्स आ गए तुम्हारे, ये कलरफुल हैं, ये कलरफुल हैं, ठीक है। ये बैंड्स आ गए तुम्हारे, ये बैंड्स आ गए, तो इसलिए इसको बैंड स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज या देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ रेडिएशंस अवेलेबल ओवर देयर। तो लिखो इसमें band spectrums are generated by molecules only. Light emitted from a molecule is passed, देखो वही बता रहा हूँ, light emitted from a molecule is passed through a prism and the pattern is taken over a photographic plate or a screen, ठीक है। The pattern obtained contains bands in which particular group of radiation is present in one band, and then there is a dark gap, then again a group of radiation is present, ठीक है। ये सारा क्या हुआ, डार्क गैप, और ये क्या हुआ, बैंड,
ठीक है, ये बैंड स्पेक्ट्रम हो गया, गॉट इट, ठीक है। राइट, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। लाइन स्पेक्ट्रम क्या हुआ? लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पे है कि एटम से निकली हुई लाइट को तुमने प्रिज्म से पास किया, उसे स्प्लिट किया, और जो पैटर्न आएगा वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। और लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली में होता इस तरीके का है। इट्स समवॉट लाइक दिस। यहाँ पे एक लाइन होगी ऐसे, फिर गैप होगा, फिर लाइन होगी, फिर गैप होगा, फिर छोटी लाइन, फिर गैप, फिर ऐसे ऐसे करके गैप्स होते हैं, ठीक है, ऐसे गैप्स होंगे, इस तरीके से गैप्स होते चले जाएंगे, गॉट इट। तो वहाँ पे एक एक फ्रीक्वेंसी, लाइक एक एक रेडिएशन होगा। ये लेट्स से लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 है ना, सॉरी लैम्डा कह रहा हूँ, न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 है, न्यू 4 है, न्यू 5 है, इस तरीके से ये होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो भी तुम समझो, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज़ के बीच में या रेडिएशंस के बीच में डार्क गैप्स होंगे। तो लिखे इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर जनरली लाइन स्पेक्ट्रम्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर जनरली, या एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर जनरली लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। लाइट एमिटेड फ्रॉम एन एटम, लाइट एमिटेड फ्रॉम एन एटम is passed through a prism, is passed through a prism. The pattern we get on the photographic plate, the pattern we get on the photographic plate is the line spectrum, ठीक है, दिख गया, इसको भी बना लेना। और इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम या Na का, या बहुत सारे और भी हैं, उन सब का स्पेक्ट्रम जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। एटम का लाइन स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूल का बैंड स्पेक्ट्रम, बाकी जो जितने भी और नेचुरल सोर्सेज है उनका कंटिन्यूस, गॉट इट, ठीक है जी। अब लिखो एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए लिखो, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या हुआ? एमिशन स्पेक्ट्रम जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है कि हाइड्रोजन को क्या किया था, जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात बताता है वो, तो कहता है कि हाइड्रोजन गैस को बहुत लो प्रेशर पे हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब में रखा, ठीक। अब उस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने चार्ज, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया या डिस्चार्ज किया उसमें, ठीक है। जैसे ही उसमें चार्ज पास हुआ, वो एटम्स जो वो H2 का जो मॉलिक्यूल था वो स्प्लिट हो गया, टूट गया एटम्स में, और उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक्साइट हो गए, और फिर वो एक्साइटेड स्टेट से फिर से नीचे आए। तो जब वो नीचे आए एक्साइटेड स्टेट से, तो दे एमिटेड व्हाट, दे एमिटेड रेडिएशन। भाई मैंने क्या बताया था, अगर तुम एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे तो हायर ऑर्बिट में जाओगे, अगर हायर ऑर्बिट से नीचे आओगे तो एनर्जी एमिट करोगे, और एनर्जी एमिट हमेशा 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 फोटॉन्स के फॉर्म में होती है, लाइट के फॉर्म में होती है, रेडिएशन के फॉर्म में होती है, गॉट इट। एब्जॉर्ब तुम हीट के थ्रू भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू भी कर सकते हो, और लाइट के थ्रू भी कर सकते हो, मतलब लाइट के फोटॉन्स के थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन एमिशन हमेशा, जब भी लाइट या यूँ कह लो, जब भी एनर्जी एमिट करेगा कोई भी एटम, तो हमेशा लाइट की फॉर्म में करेगा। तो दोबारा बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल्स लिए या हाइड्रोजन गैस को लिया वेरी लो प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब में, और फिर उसके बाद तुमने क्या किया, उसको वेरी लो प्रेशर पे, और उस पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिया, तो उससे H2 का मॉलिक्यूल टूट गया। टूटने से हाइड्रोजन के अंदर के इलेक्ट्रॉन जो रहे होंगे, या इलेक्ट्रॉन जो रहा होगा, वो हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच गया होगा किसी। अब हायर एनर्जी लेवल पे वो बहुत कम टाइम तक रह सकता है, उसके बाद क्या करेगा, वो सीधे जंप करेगा टू द ग्राउंड स्टेट। जैसे ही उसने ग्राउंड स्टेट पे जंप किया, ऊपर से नीचे आने पे उसे एनर्जी लूज़ करनी हुई, लूज़ करी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, मतलब फोटॉन। जो फोटॉन्स निकले अब, जो फोटॉन्स निकले अब, दे आर कॉल्ड योर एमिशन स्पेक्ट्रम। हालांकि जो मैं अभी तक बात कर रहा था सारे के सारे एमिशन स्पेक्ट्रम की ही बात हो रही थी, बट अगेन दैट इज कॉल्ड योर एमिशन स्पेक्ट्रम, गॉट इट, ठीक है। तो लिखो इसमें एमिशन स्पेक्ट्रम, व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, एग्जाम्पल सन, कॉमा बल्ब और LED, कॉमा passing electric discharge at low pressure, passing electric discharge at low pressure,
ठीक है, लो प्रेशर ऑफ अ गैस बेसिकली, और हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करो, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर, और हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर एटसेट्रा is passed through a spectroscope, ठीक है, and the resulting pattern obtained or received on a photographic plate, then the spectrum is called emission spectrum. एग्जाम्पल लिख लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जब अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बताऊंगा तब ये पूरी कहानी जो मैंने अभी पहले बताई थी वो भी बता दूंगा, ठीक है। गॉट इट। इट मे बी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। जब हमने वाइट लाइट को भेजा था तो पूरा का पूरा कंटिन्यूस था। जब हमने मॉलिक्यूल या एटम के थ्रू भेजा तो एक बारी लाइन आया, एक बारी बैंड आया, लेकिन दोनों केसेस में वो डिसकंटिन्यूस था, ठीक है। इट कैन बी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सोर्स, नेक्स्ट लिखो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम जो होगा वो बैंड स्पेक्ट्रम होगा, और जो नेचुरल सोर्सेज का होगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, जो कि तुम यहाँ पे लिख चुके हो। गॉट इट, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझो। जैसे हाइड्रोजन को जब हमने हीट किया, वही डिस्चार्ज वाला जो मैंने भी एग्जांपल दिया था, उसके इलेक्ट्रॉन्स किसी हायर एनर्जी स्टेट पे गए होंगे और उन्होंने जब नीचे आए होंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज की इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अगर मान लो कि मैं एक वाइट लाइट हाइड्रोजन के एक ऐसी सैंपल के थ्रू भेजता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ इस सोर्स और इसके बीच में एक मटेरियल रख देता हूँ, सब्सटेंस रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये सब्सटेंस जिस टाइप की फ्रीक्वेंसीज ये एमिट कर रहा था ना, ये उसी टाइप की फ्रीक्वेंसीज को या रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ से तो हमने भेजी क्या? वाइट लाइट। यहाँ से हमने भेजी वाइट लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वाइट लाइट भेजी, लेकिन इस सब्सटेंस ने कुछ फ्रीक्वेंसीज या कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लिए। तो अब जो यहाँ पर जो रेडिएशन आया है उसमें वो सारी फ्रीक्वेंसीज या वो सारी रेडिएशंस मिसिंग होंगे। अब मिसिंग हो गए, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर भी वो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दिखेंगी। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर जो डार्क वाला था वो तो कलर वाला हो जाएगा या फिर वहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखेगी, लेकिन जहाँ पर these what do you call these radiations were available, जैसे पहले अवेलेबल थे वो वाले अब नहीं दिखेंगे। वहाँ पे डार्क स्पॉट्स आ जाए, डार्क लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको लिखो, when white light from any source is passed through a substance, ब्रैकेट में लिख लेना solution और वेपर फॉर्म, ठीक है। then analyzed through a prism and the resulting pattern obtained on a photographic plate or screen, then dark lines can be viewed, dark lines or bands can be viewed in the spectrum obtained। तो स्पेक्ट्रम मान लो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, जैसे वाइट लाइट थी तो यहाँ से वायलेट से लेकर रेड तक आना चाहिए था ये विबग्योर तो क्या था? कंटिन्यूअस था।
अब उसमें क्या होगा, कुछ कुछ बीच बीच में डार्क लाइंस तुम्हें ऑब्जर्व होंगी। तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम होता है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि हमने कुछ इस सब्सटेंस ने कुछ जो लाइट्स थी, कुछ रेडिएशंस थे, उसने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो लिखो सच दिस इज बिकॉज रेडिएशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्जर्व्ड बाय द केमिकल सब्सटेंस, आर एब्जॉर्ब्ड, नॉट ऑब्जर्व्ड यार, एब्जॉर्ब्ड बाय द केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ। इसका एग्जाम्पल एक और देता हूँ तुम्हें, ये मिटा रहा हूँ मैं, ये सारी की सारी डेफिनेशन मैं लिखा चुका हूँ तुम्हें। एमिशन और ये डिसकंटिन्यूस, सॉरी कंटिन्यूस या एमिशन और एब्जॉर्प्शन की मैंने पहले भी लिखवाई है, वो अगर ना भी याद करो तो भी चलेगा, बट ये याद होनी चाहिए। गॉट इट? अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे तुमने सोडियम लैंप्स देखे हैं कभी? अभी तो एलईडी लाइट्स लग गए हैं सब जगह, बट पहले किसी खंभे में तुमने पीली पीली सी लाइट देखी होगी, येलोइश ऑरेंजिश येलोइश लाइट होती थी रात में। ठीक है, एटलीस्ट पुरानी मूवीज़ में तो अभी भी वही दिखता है। तो वो क्या होता था, उनको बोलते हैं सोडियम वेपर लैंप्स, सोडियम वेपर लैंप्स। तो सोडियम वेपर लैंप्स को जब हम उनके वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं और वो जब अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो दे रिलीज लाइट इन द येलो रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। वो जो लाइट फेंकते हैं वो येलो रीजन में फेंकते हैं, उसमें 2 फ्रीक्वेंसीज होती है, D1 D2 करके। तो जब वो फेंकते हैं उसको, तो 2 जो वेवलेंथ हमें मिली है ना, अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसको एनालाइज करें तो दैट इज़ द एमिशन स्पेक्ट्रम, दैट इज़ द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। गॉट इट? लेकिन अगर मान लो वाइट लाइट है और मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एनी अदर सब्सटेंस यहाँ पे मैं Na के वेपर्स या सोल्यूशन रख दूँ, सोडियम का वेपर या सोल्यूशन रख दूँ, तो क्या होगा, वाइट लाइट इसके थ्रू पास हुई, यहाँ पे आया, तो विबग्योर जो होगा, विबग्योर होगा, उसमें से सारी की सारी रेडिएशंस तो प्रेजेंट होंगे, बस वही 2 रेडिएशंस मिसिंग होंगे जो कि सोडियम एमिट करता है, वही 2 रेडिएशंस मिसिंग होंगे जो सोडियम एमिट करता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये पूरा विबग्योर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वहाँ पे 2 मिसिंग होंगी, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा। गॉट इट? ठीक है जी। अब लिखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम ऑफ H एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ H एटम। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम ऑफ H एटम। अब तुम्हें वो पूरी कहानी सुना देता हूँ। अरे यार, मैंने मिटाया क्यों है? यहीं पे तो आना था सब सारा कुछ। ठीक है, ये सारा इधर मिटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, इसको तुम यहाँ कनेक्ट कर लो। ये तुम्हारा वाइट लाइट हो गई, और यहाँ पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रखा है डिस्चार्ज ट्यूब में एट लो प्रेशर। ठीक है जी, तो लिखो इसमें when hydrogen gas is taken in a discharge tube, when H2 gas is taken in a discharge tube at very low pressure, and an electrical charge is passed through it, the यहाँ पे लिख लेना H हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो हाइड्रोजन क्या है, एटम है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो तुम कहोगे ये लाइन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम होगा, ये एमिशन स्पेक्ट्रम होगा, और ये डिसकंटिन्यूस होगा।
ठीक है जी, ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज पास थ्रू इट, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल breaks up into atoms and the electrons in those atoms are excited to their higher energy levels, when the electrons return to their ground state, they emit energy in the form of photons. ये लॉजिकली समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेड स्टेट्स हमने डिफाइन कर ली, और जो ट्रांजिशन होंगे उसके बेसिस पे जो एनर्जी का चेंज आएगा वो भी हमने देख लिया है ना. सो emitted in the form of photons. These photons collectively, या these radiations collectively comprise the emission spectrum of hydrogen. These radiations collectively comprise the emission spectrum of hydrogen. क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो when such in fact, चलो ठीक है, पहले ऐसे कर देता है. When such a spectrum is obtained on a photographic plate, we get individual frequencies, we get individual radiations separated by dark spaces. Or gaps. ठीक है, the resulting spectrum is a line spectrum and is called the hydrogen spectrum of H atom. Is called hydrogen spectrum. H atom गई तो hydrogen spectrum is called hydrogen spectrum. Got it? यहाँ पर लेकिन जो मैंने बनाया है, this is not emission वाला, यहाँ पे मैंने absorption वाला बनाया है बाबू. तो हम बनाए हैं absorption वाला, ठीक है. तो अच्छा, अभी तुम देखो इसको, absorption वाला है तो V से लेकर R तक होगा, और यहाँ पर बीच बीच में गैप्स होंगे. मैं रेड से बना रहा हूँ गैप्स, ठीक है, बीच बीच में गैप्स होंगे. ये ऐसे एक बहुत सारी क्या कहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गैप्स होंगे, फिर एक बड़ा गैप होगा, फिर बहुत सारे छोटे छोटे गैप्स होंगे, फिर ऐसे एक बड़ा गैप होगा, फिर छोटे छोटे गैप्स होंगे, फिर छोटे छोटे गैप्स होंगे, फिर छोटे छोटे गैप्स होंगे, ठीक है, और फिर छोटे छोटे इस तरीके से गैप्स होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रा ये इस तरीके से आएगा. गॉट इट? तो जब इसको एक्चुअली में तुम थोड़ा माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे ना, तो ये एक बैंड ना होते हुए या एक सिंगल फ्रीक्वेंसी ना होते हुए, ये दिस इज अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर हियर. सिमिलरली यहाँ पे भी इन्फिनिट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बना लेना, ये जो डायग्राम है ये बना लेना. ठीक है, तो इसमें लिखो ऑन दी फोटो, ये बना लेना, मतलब ऑन दी, इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो. देखो इसमें क्या बोल रहा था मैं, हाँ, ऑन दी फोटोग्राफिक प्लेट we obtained six different lines which when viewed through a microscope reveal that these lines are made up of infinite number of thinner lines corresponding to different wavelengths or frequencies. तो आज बस एक पर्टिकुलर पार्ट तुमको करा दूंगा, ये 6 के 6 किस तरीके से होते हैं उसका. ठीक है, जैसे मान लो 1
2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनके गैप्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर आपने गैप तो बताया था कि वो कम होता चला जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें दीज आर एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, n = 1 हो गया, n = 2 हो गया, n = 3 हो गया, n = 4 हो गया, n = 5 हो गया, n = 6 हो गया, n = 7 हो गया, n = 8 हो गया। ऐसे अगर मैं चाहूँ तो n = मैं 9 भी बना सकता हूँ। अरे भाई, ठीक है, n = 9 भी बना सकते हैं। गॉट इट? ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये जो 6 हैं, ठीक है, ये 6 अलग अलग क्या हैं उनको देखते हैं। अगर किसी भी n = 1 से बड़े किसी भी लेवल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आता है, दिस इज GS, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, बाकी सारी एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ये ES है। GS पे किसी भी एक्साइटेड स्टेट से एटम आए, इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तो उनको हम एक साथ क्लब कर रहे हैं। देखो भाई, ठीक है, तो ये आ गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन। अगर मान लो n = 2 से ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन n = 2 पे आ रहा है, तो हमने इस तरीके के जो उन सबको एक साथ क्लब कर लिया, ठीक है, तो एक साथ क्लब कर लिया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाला, बार बार गलती से मिस्टेक हो रहा है भाई, ठीक है, तो इसी तरीके से, अरे यार मैंने सब रेड से बना दिया, चलो कोई बात नहीं, आई थॉट कि ब्लू रेड कर देंगे। एनीवे, तो अगर तुम ध्यान से देखो इन सब के बीच में क्या कॉमन है, ये जो 6 यहाँ पे पैटर्न्स है ना, वही 6 यहाँ पे पैटर्न्स मैंने बनाए हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखो। यहाँ पर वो सारे के सारे ट्रांजिशंस हैं जिसमें किसी भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ रहा है। इसमें वो है जिसमें किसी भी और एनर्जी लेवल से सेकंड पे आ रहा है, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे है सारे के सारे, ठीक है। इसमें किसी से भी थर्ड में, किसी से भी फोर्थ में, किसी से भी फिफ्थ में, किसी से भी सिक्स्थ में, ठीक है ना, ये सिक्स्थ है। तो इन सब का नामकरण पहले कर देते हैं। सबसे पहला, ये इन सब जिन लोगों ने डिस्कवर किए थे ना, उन लोगों के नाम से रखा गया है, ठीक है। लाइमन, बाल्मर, पाशन, ठीक है, ब्रैकेट, नाम भी अजीब अजीब से हैं भाई, ठीक है। और ये फंड या फुंड जो तुम बोलना चाहो वो है, और ये हम्फ्री है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी वो बाल्मर थी, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि ये वाली जो थी ये विजिबल लाइट के रीजन में है, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी ये विजिबल लाइट के रीजन में होती है। और ये हाइड्रोजन की बात हो रही है, ध्यान रखना, अभी भी बोल रहा हूँ, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ये हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। ये वाली जो थी ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में थी, ठीक है। क्यों भाई? देखो, इससे मतलब किसी से भी सेकंड में जा रहा है तो एक लेवल ऑफ एनर्जी है, लेकिन अगर किसी से भी फर्स्ट में जा रहा है तो डेफिनेटली इस ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो इससे ज़्यादा ही होगी ना, या एनर्जी रिलीज होगी इससे ज़्यादा होगी। तो विजिबल लाइट से हायर एनर्जी वाले कौन से होते हैं? यूवी, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो तो ये जितने भी हैं बाकी ये IR होता है, इंफ्रारेड रीजन वाले होते हैं सारे के सारे, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो इसमें देखो ये नाम वाम सब हो गए। इसमें अगर तुम्हें डिफाइन करना होगा तो क्या है, लाइमन वाला क्या है,
लाइमन को लिखोगे तो कैसा होगा, फ्रॉम n to 1, ठीक है, और n कैन बी 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही बाल्मर को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बाल्मर को लिखोगे n to 2, n से 2, n इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से तुम पैस्टन ब्रैकेट फंड और हम्फ्री के लिए भी लिख सकते हो, n गिव्स गोज n फ्रॉम n to 3, फ्रॉम n to 4, फ्रॉम n to 5 एंड फ्रॉम n to 6। इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ, फिर बोलोगे सर ये वाला आपने बताया नहीं था, ठीक है। बाल्मर के बाद मैं लिख रहा हूँ पैस्टन और ब्रैकेट, देन फुंड और हम्फ्री, ठीक है। हम्फ्री तो इनफैक्ट 50s या 60s में जाके डिस्कवर हुई थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, n2 3, इसका मतलब हुआ n2 4, n2 5 और n2 6, ठीक है। n इक्वल्स टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन, n इक्वल्स टू 5, 6, 7 सो ऑन, n इक्वल्स टू 6, 7, 8 सो ऑन एंड n इक्वल्स टू 7, 8, 9 एंड सो ऑन। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से तुम ये सीरीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हो। अभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ और नहीं बता रहा हूँ, बस इसमें ध्यान रखना है कि जो n1 था इस केस में वो 1 था। इनफैक्ट ये भी लिख लेना चाहिए था मुझे, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, चलेगा ये, ठीक है। अब इसके बारे में बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको कल डिस्कस करने के बाद कंप्लीट जितने भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब करने के बाद वी विल मूव ऑन टू डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बाय बाय, टेक केयर।